परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं संपूर्ण धनावेश उस पूरे परमाणु के न्यूट्रल एटम का मतलब वो चार्ज नहीं होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही उसमें कार्बन में जितने परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। अब कार्बन में कितने परमाणु हैं? हेलो 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 सभी प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? उम्मीद होगा सभी बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का अपने प्यारे से बैच जिसका नाम है हुंकार बैच। जी हाँ बच्चों, अब तक की कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज एक कहानी और स्टार्ट हो रही है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हमने एटम पढ़ लिया, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। अब पढ़ने की बारी किसकी है? अब पढ़ने की बारी है बच्चों न्यूक्लियस के बारे में। एटम हमने जान लिया, हमने अल्फा स्कैटरिंग समझ लिया, हमने रदरफोर्ड समझ लिया, हमने मॉडल्स समझ लिए, हमने सब कुछ समझ लिया। लेकिन अब समझना है हमको नाभिक के बारे में। परमाणु भौतिकी नहीं है भाई बच्चा, नाभिकीय भौतिकी है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। ओ माय गॉड, शुरुआत ही गलत से हो गई। कोई बात नहीं बच्चों, देखा तो मैंने, इसी को बोलेंगे बच्चों नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? सही प्यारे बच्चे, बिल्कुल आराम से पढ़ोगे। सबसे पहले हम अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है न्यूक्लियस? क्या है न्यूक्लियस? उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने मॉडल्स पढ़ लिया, हम लोग सभी लोग जानते हैं एक एटम के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है मुझे पता नहीं, हम सभी लोग जानते हैं उस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं। लेकिन हमको इतना पता है द होल मास एंड positive charge, the whole mass and positive charge, the whole mass and positive charge of an atom is concentrated in small space of atom is called nucleus। क्या बात, अच्छी तरीके से पढ़ा। मतलब किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं संपूर्ण धनावेश उस पूरे परमाणु के छोटे से भाग पर केंद्रित होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, बहुत अच्छी तरीके से। ये जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आप सभी लोग जानते हो प्रोटॉन क्या होता है। अगर बात करें, कई बच्चा बोलेगा सर जी ए भैया ये प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उम्मीद रहेगी सभी। अच्छा, अगर हम प्रोटॉन का मास के बारे में बात करें, द्रव्यमान के बारे में, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें बाबू न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। न्यूट्रॉन
एक न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बच्चा पूरी तरीके से 0 होता है। मीन्स कहने का मतलब न्यूट्रॉन पूरी तरीके से न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इनमें मास होता है, इनमें मास होता है। और याद रखिएगा न्यूट्रॉन का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अप्रोक्सीमेटली ये दोनों के मास लगभग बराबर ही होते हैं। बात समझ में आ रही? मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशी तो होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से न्यूट्रल होते हैं। इतनी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम की, साइज ऑफ एटम की, तो हम पढ़ चुके हैं एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। जबकि साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वो बच्चों अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने यही बोला किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं उसका आवेश उसके एक छोटे से भाग पर केंद्रित होता है। मतलब ये पूरा एक बड़ा सा रूम ले लो। अगर हम एक पूरा से एक बड़ा सा रूम ले लें और उस रूम में एक छोटी सी बॉल रख दे तो पूरे रूम का मास उस बॉल पर केंद्रित होगा। इतना है न्यूक्लियस। सही बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। क्लियर सभी को? अब चलते हैं बच्चों, ये एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, ये परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। चीजों को समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आप लोग। परमाणु क्रमांक क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा एटॉमिक नंबर कहते हैं परमाणु। मीन्स न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब वो चार्ज नहीं होना चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही उसमें प्रोटॉनों का चार्ज होगा। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे और वही एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कहलाएंगे। जैसे अगर 17 Cl35 है तो याद रखिएगा 17 ही इसमें प्रोटॉन है, 17 ही प्रोटॉन है। कल को पूछा जाए, चार्ट की अभी हम बात नहीं करेंगे, केवल प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर? इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा परमाणु क्रमांक। अब समझते हैं बच्चों ये मास नंबर क्या होता है, ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है। कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ, या इसी को मास नंबर कहते हैं। याद रखिएगा इन दोनों के सम को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नंबर ऑफ क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। याद रखिएगा इसी को बोलते हैं न्यूक्लियनों की, न्यूक्लियनों की संख्या। बोलो, एक एक पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है और सिंपल को सिंपल तरीके से ही पढ़ा जाता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाता है। बुझा ना? हाँ, आज का जाओ ए बाबू, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से पढ़े के बाद ओके। अब पढ़ी जा, अब पढ़ी जा। ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, जरा आराम से समझिएगा। ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे एटम का मास, हमारे न्यूक्लियस का मास, हमारे प्रोटॉन का मास, हमारे इलेक्ट्रॉन का मास, ये ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। इन छोटे से मासेस को मेजर करने के लिए एक
स्मॉलेस्ट यूनिट चूज की गई, जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो कुछ बुक में केवल यू लिखा रहेगा तो वो भी सही है। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, मूल कण, नाभिक को तथा परमाणुओं का द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होता है। इन द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक छोटा मात्रक चुना गया, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, जिसे एएमयू कहते हैं। बहुत अच्छी बात। The masses of atoms and nuclei and fundamental particles, electron, proton, neutrons, are extremely small. There a small unit has been chosen to express them. This is called the atomic mass unit. याद रखिएगा, atomic mass unit is also represented by U और AMU. अब सुनो क्या होता है वन एटॉमिक मास यूनिट। सभी बच्चे बहुत फोकस होकर समझिएगा, बहुत फोकस होकर समझिएगा। एक इसकी सिंपल से भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, एक इसकी सिंपल से भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आप पहले ये समझना चाहो तो सुन लो। देखो एटम का मास कहां पर कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में। तो एटम का मास न्यूक्लियस मास के बराबर होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को जोड़ दें तो न्यूक्लियस का मास आएगा, और न्यूक्लियस का मास ही क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। बात समझ में आई, कितना सिंपल तरीका। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास, सबको जोड़ देंगे और उसमें 1 एएमयू का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और इसी को बच्चों बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर में यही मास नंबर ही हमारे पूरे एटॉमिक मास यूनिट होता है। बोलो, एक तो ये लॉजिक समझ लो, नहीं तो पूरा विधिवत हमसे समझ लो, हमको दिक्कत नहीं है। जैसे कार्बन ले रहे 6C12, कार्बन परमाणु के, जरा सामने सुनिएगा, कार्बन परमाणु के 12वें भाग को, कार्बन परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को कार्बन परमाणु का द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। मतलब समझो हम क्या बता रहे, हम ये बता रहे हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। समझ लो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर, ये होता है एटॉमिक। अब कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होता है। देखो यहां पर देखो, द मास ऑफ 1 ग्राम कार्बन एटम इज 12 ग्राम। क्या बोला, कार्बन के 1 ग्राम परमाणु भार का द्रव्यमान, परमाणु भार का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। कार्बन के परमाणु भार का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। ध्यान सुनिएगा, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। सुनते जाना, कार्बन में जितने परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। अब कार्बन में कितने परमाणु हैं, 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु हैं, n परमाणु। तो जरा दिमाग लगाकर ऐसे रफली समझा रहे, जरा समझो। n परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम, ऐसे समझो, कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। कार्बन में कितने परमाणु हैं, n परमाणु है। तो n परमाणु का द्रव्यमान अगर 12 ग्राम होगा तो एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा, 12/n होगा कि नहीं होगा, 12/n होगा ना। तो देखो 1 AMU बराबर 12 और एक एटम का मास कितना आया है, 12/n। तो n से n क्या हो जाएगा, 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सुनो यहां पर, कार्बन के 1 ग्राम परमाणु भार का द्रव्यमान इतना होता है, इसमें n परमाणु होते हैं, n अवोगाद्रो की संख्या होती है। तो आप बताओ, अगर n परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो आप बताओ एक परमाणु का द्रव्यमान 12/n ग्राम होगा कि नहीं होगा, यही तो समझाया था।
अगर तुमसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो 1 mu बराबर 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन आइटम होता है और एक कार्बन आइटम का मास 12/n, 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 1/n ग्राम हो गया। n की वैल्यू रखोगे बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा, जिसे किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आएगा। मैं यहाँ पर रफली कर सकता हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं कि पीडीएफ में ही शो करना चाहता हूँ। आप ही बताओ कार्बन में n परमाणु होते हैं, n परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा? 12/n होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुनिएगा। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर हम लोगों ने पढ़ा था 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। अब देखो 1/12, 1 एटम का मास कितना है? 12 में n। आप बताओ 12 से 12 कैंसिल, 1/n ग्राम हो गया। अब जरा देखो इसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, आंसर अब भी ग्राम में आ रहा है। कैलकुलेट करो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। ए बाबू ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आएगा। ओवरऑल समझ में आ गया, एक AMU बराबर 10⁻⁻27 किलोग्राम आएगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। समझे कि नहीं समझे? तरीका समझो क्या है तरीका। बिल्कुल स्लो मोशन में समझोगे तो स्लो मोशन में समझाएंगे बाबू, अगर हाई क्वालिटी में समझोगे तो हाई क्वालिटी में समझो। मीटर कह रहे हो, ठीक तो बात है। चलो क्लियर है। तो कुल मिला के आप चाहो तो आपको पता चल गया एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बुझे ना? जी गुरु जी बुझ गए। अब सुनो, यहीं पर पूछा जाता है इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU, एक AMU के समतुल्य ऊर्जा। ए बाबू जरा ध्यान सुनिए लो, एक AMU के समतुल्य ऊर्जा निकालनी हो। अगर एक AMU के समतुल्य ऊर्जा निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जरा ध्यान से सुनना सभी प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना। आप बताओ आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन लगाओ, E बराबर mc² होता है। आप बताओ AMU का मास कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। टी प्रकाश की चाल होती है जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर लिखो। ई बराबर मेरे लल्ला, मेरे सुन्ना, मेरे चुन्ना, जरा इन्हें पढ़ब। आप बताओ 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16 होगा कि नहीं होगा? ए बाबू 9 का गुणा करो, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। आप बताओ 9 और 9 5 14, दैट मीन्स ये होगा 10⁻⁻ का 16 हटेगा 4 माइनस का 11 जूल आएगा बाबू। बोलो कोनो दिक्कत बटे? नहीं क्यों के। लेकिन याद रखिएगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। तो जरा गौर से सुनो, क्या कि अगर 14.94 इंटू 10⁻⁻11 में 1.6 इंटू 10⁻⁻13 का क्या करो, डिवाइड करो, तो आंसर किसमें मिलेगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करोगे तो बाबूजी 931.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जेके 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है एक AMU के समतुल्य ऊर्जा। इधर PDF भी है, इधर कैलकुलेशन कर करके दिखा रहे हैं, बूझोगे तो आएगा।
समझोगे तो आएगा, नहीं तो कछु नहीं आएगा। बुझे बुझे कि नहीं बुझे? बुझल? वेरी गुड। यह है इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU। क्लियर है सभी को? एटॉमिक मास यूनिट हमने यहां पर ही बताया, हमारे एटम का मास निकालना है तो एटम का मास उसके न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही कहेंगे और उसी में AMU का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पूरा एटॉमिक मास आएगा। एटॉमिक मास बोलो, क्लियर है? बहुत अच्छा। आगे के कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई जानते हैं। अच्छा, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस का मतलब एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियाई उसका प्लूरल वर्ड होता है, बहुवचन होता है। मतलब जब बहुत सारे नाभिक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। बहुत अच्छी बात है। जरा ध्यान से सही प्यारे बच्चे जरा समझेंगे, ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट में कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। जरा देखो, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटॉप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाबू 1H1, बाबू 1H2, ए सुगा 1H3। प्रोटॉन कितना बाटे? एगो। प्रोटॉन कितना बाटे? एगो। ए बाबू, प्रोटॉनवा कितना बाटे? एगो। लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकालोगे तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? 1 - 1। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमेशा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो आप बताओ, एक में एगो घटैब 0, 2 में 1 घटैब 1, 3 में एगो घटैब तो 2 गो। ए बाबू, प्रोटॉनों की संख्या सेम बाटे हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या सेम नहीं है। ऐसे एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स मींस समस्थानिक कहते हैं। बोलो, क्या हर एक बच्चे को बात समझ में आई कि नहीं आई? हर एक बच्चे को बात अगर समझ में आई है तो जरा देखो, एक और समझ लो। 17Cl35 और 17Cl37। जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना बाबू लोग। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17। बट न्यूट्रॉन इसमें 18 है, तो हेमे न्यूट्रॉन बाबू बाटे 20 को। देखो ना, 35 में 17 घटाओगे 18 आएगा, 37 में 17 घटाओगे 20 आएगा। तो प्रोटॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। आगे की कहानी सुनते हैं बच्चों। आगे की कहानी में क्या बाटे? ए राजा, आगे की कहानियां सुना। आगे आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब संभारी किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न तत्व, उधर एलिमेंट सेम होते हैं, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट में विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूक्लियोनों की संख्या समान हो। अच्छा, न्यूक्लियोनों की संख्या किसे कहते हैं? आप बताओ, न्यूक्लियोनों की संख्या किसे कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यही तो होता है बच्चों ना? जी गुरु जी, यही होता है। तो सुनो, डिफरेंट एलिमेंट में ऐसे आइटम हो जिसके न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल 6C14, 6C14, 7 and 15। ऐसा 15 लिखिएगा। आप देखो, प्रोटॉन कितना? 6,
प्रोटॉन कितना 6, न्यूट्रॉन कितना 8, न्यूट्रॉन कितना 7, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ो तो कितना होगा 8 6 14। ए बाबू ठीक बटे ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। या 15 में 7 घटाओगे तो 8 बचेगा ना। जी गुरुदेव। चलो अब आप बताओ ये भी कितना है 14। तो देख रहे हो इसमें 14 बचेगा, 7 7 14 को 8, प्रोटॉन इसमें 6, प्रोटॉन इसमें 7। एक बाबू रुको, रुक जा, ये क्या हटा दी। इसमें प्रोटॉन कितने 7, न्यूट्रॉन कितने हैं 8। ठीक है, प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन 8। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। क्या बोला जरा ठीक तो है। 6 8 14, प्रोटॉन कितने होंगे 6, प्रोटॉन कितने होंगे 7, न्यूट्रॉन कितने होंगे 8, न्यूट्रॉन कितने होंगे 7। अब देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 14, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 14। ठीक है, एग्जाम्पल सही था बच्चों। मतलब सुनो, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम्स के न्यूक्लियस में ऐसे हो प्रोटॉन्स की प्रोटॉन्स डिफरेंट हो, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूक्लियनों की संख्या क्या हो समान हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं क्या समभारिक। क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। बोलो बात समझ में आई सभी को। बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन होगी राजा, बिल्कुल करेजा की तरह समझो। सम न्यूट्रॉनिक नाम से ही लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। देखो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट न्यूट्रॉन्स क्या हो सेम। जैसे एग्जांपल के तौर पर 6C14 7 and 15 यहां पर होगा बच्चों। देखो प्रोटॉन कितने 6, प्रोटॉन कितने 7, बट न्यूट्रॉन कितना होगा 8, न्यूट्रॉन कितना होगा 8। तो देखो न्यूट्रॉन सेम हो गए, प्रोटॉन हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो बच्चों ऐसे ही एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक। बोलो ऐसे नाभिक या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। बात आ गई। अब हम नाभिक के बारे में तो जान गए, लेकिन अब हम नाभिक के साइज के बारे में जानना चाहते हैं। नाभिक का शेप कैसा है और नाभिक का घनत्व कैसा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करना चाहते हैं जानना चाहते हैं। तो जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तो जब अल्फा पार्टिकल किसी गोल्ड फॉइल से गुजरता है तो उसका मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो होते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे निकल जाते हैं, नो डाउट वो सब पढ़ चुके हैं। और वहां से हम लोग कुछ साइज ऑफ न्यूक्लियस देख कर आए थे 10⁻⁻15 मीटर होता है। This experiment show that the volume of the nucleus is directly proportional to the number of nucleons। मतलब सोचो, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आराम से पढ़ना जल्दी। अच्छा अगर किसी नाभिक के अंदर खूब सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो वह और बड़ा होता जाएगा। मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, जरा ध्यान सुनना, साइज ऑफ आराम आराम, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली, साइज बोलो या फिर बोलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
is directly proportional to the number of nucleons. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब V जो होगा वो कहीं ना कहीं A पर डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही तो मास नंबर होता है। अब देखो यार, अगर हम शेप की बात करें तो हमारे न्यूक्लियस का शेप 90% स्फेरिकल होता है, हालांकि 10% न्यूक्लियस जो होते हैं इससे डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं, कि कुछ कहते हैं कि इसका जो साइज होता है वो एलिप्स साइज होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, बट फाइनली ये एज्यूम किया गया कि हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार का होता है। तो गोले का आयतन ए बाबू 4/3 पाई आर क्यूब होगा, जरा ध्यान से पढ़िए, आर क्यूब होगा प्रोपोर्शनल में ए, भाई कांस्टेंट हटा दो, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए बाबू आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/2 होगा, जी गुरुदेव होगा। ए बाबू जब प्रोपोर्शनल का मार्क हटावा नहीं तो कांस्टेंट आवे लगा R0 यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिससे हम 1.2 फर्मी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फर्मी। बात समझिएगा, एक एक बच्चा जरा समझेगा क्या बोला जा रहा है। देखो अभी हमने बोला वॉल्यूम जो होगा वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सब कुछ करके दे दिया है। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10⁻1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिससे 1.2 फर्मी भी लिख सकते हो। अभी बताया कि हमारे न्यूक्लियस का साइज लगभग स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन अगर हम नाभिक का घनत्व निकालना चाहें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो आप सभी लोग जानते हो डेंसिटी कैसे निकलेगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। बोलो आप बताओ, द्रव्यमान बटे में आयतन होगा, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे न्यूक्लियस का मास कितना होता था, A इंटू में AMU, अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जल्दीबाजी नहीं करोगे, हाँ ध्यान से बूझ लो, A इंटू में AMU अपॉन में 4/3 पाई, आर की वैल्यू होती है R0, A की पावर 1/3 की होल पावर क्या हो जाएगी 3। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी R बराबर बाबू पढ़े हैं, R बराबर R0 A की पावर 1/3। आराम से सुनोगे बाबू, रो बराबर A इंटू में AMU लिखेंगे अपॉन में 4/3 पाई, एकरे की जगह R की पावर R0 की पावर 3 A बाबू A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखो आराम से, अब जरा देखो आराम से, ए बाबू एस होगा, ए बाबू हो रो, एमयू की जगह लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम अपॉन में 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बच्चों लगभग 2.3 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, और यही हमारे न्यूक्लियस की होती है डेंसिटी 2.3 इंटू 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कौनो बच्चा लोगन के दिक्कत हो तो जरूर से जरूर बताइयो, पूछियो, समझला ना। ये है हमारे क्या, नाभिक का घनत्व, ये अपने नाभिक का क्या घनत्व। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है? होनी नहीं चाहिए बच्चों, होनी नहीं चाहिए बस। तो हमने न्यूक्लियस की डेंसिटी पढ़ ली, शेप पढ़ लिया, साइज पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ने के बाद अब चलते हैं नाभिक के स्थायित्व के बारे में समझते हैं। अगर नाभिक के स्थायित्व के बारे में समझते हो तो हमने अब तक
3000 न्यूक्लियाइड्स खोजे। 3000 न्यूक्लियाइड्स में मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाइड क्या है, अनस्टेबल है। 90% न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब अस्थाई है। अस्थाई भाई अब तुम हो काहे के लिए पढ़ रहे हो? अगर हम कहें कि हमारे बाबू लोग काहे खातिर पढ़त रह जाता तो कह न जीवन में थोड़ा स्थायी होना चाहते हैं। मतलब कि एक गवर्नमेंट एगो दरोगा बाबू बन जाए तो हम स्थायी हो जाएंगे, घर परिवार स्थायी हो जाएगा, हमारे बच्चा लोग स्थायी हो जाएंगे, यही मारे पढ़ रहे हो ना। तो उसी तरीके से हम लोगों ने 3000 न्यूक्लियाइड्स खोजे जिनमें से 90% अनस्टेबल, और अनस्टेबल क्या होना चाहता है, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए वो अपने से अल्फा बीटा गामा रेज को निकालता है। अल्फा पार्टिकल निकालता है, बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब निकालते रहते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। बोला जा रहा है देखो, विच डिके अदर न्यूक्लियाइड फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाइड। देखो अब तक 3000 से अधिक न्यूक्लियाइडों की खोज हो चुकी, जिनमें से 90% अस्थायी हैं, जिनका रेडियो एक्टिव क्षय होता है, जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकालती हैं। न्यूक्लियाइडों के स्थायित्व के संबंध में कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं, इन तथ्यों को समझें। 3000 से अधिक न्यूक्लियाइडों में से केवल 338 न्यूक्लियाइड क्या हैं, स्टेबल है, बाकी क्या है, अनस्टेबल। बाकी क्या है, अनस्टेबल है। अब 338 सॉरी 3000 में से 338 न्यूक्लियाइड हमारे अर्थ पर है, हमारे अर्थ पर है। अब उस 338 में से 257 स्टेबल है, बाकी सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब वो स्टेबल होना चाहते हैं और वो लगातार अल्फा बीटा गामा रेज को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। देखो लिखा भी है, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स स्टेबल एमिटिंग अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। हम सभी जानते हैं अस्थायी न्यूक्लियाइड स्थायी होने के लिए अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बोलो यस सर। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई? रेडियो एक्टिव इज द न्यूक्लियर फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअली में ये जो अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कौन सी फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना। मतलब ये नाभिकीय घटना है। आगे चलकर हम देखेंगे इसे नाभिकीय विखंडन का नाम कहेंगे। ठीक है, ये नाभिकीय घटना है। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल। देखो जी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा एमिट होंगे जितने ज्यादा उसके अंदर एटम्स होंगे। देख लो लिखा है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। उसके अंदर जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे, उतना ही ज्यादा अल्फा बीटा गामा का क्या होगा, एमिशन होगा। अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। बात सभी को समझ में आनी चाहिए, बात सभी को समझ में आना चाहिए। और इसी के आधार पर हमारे रदरफोर्ड सोडी आए, इसी के आधार पर बाबू लोग करेजऊ लोग रेडियो रदरफोर्ड सोडी का नियम आया। रदरफोर्ड सोडी ने बताया द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, क्योंकि लगातार अल्फा बीटा गामा अगर निकल रहे हैं तो लगातार उसके एटम्स क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनो। द रेट ऑफ, मान लो किसी टाइम पर मटेरियल के अंदर n एटम्स है, लेकिन हमने देखा dt टाइम बाद अब उसमें एटम्स कितने रह गए, n-dn। इसका मतलब dn एटम dt समय में क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो आप बताओ dn अपॉन dt क्या है, यह है विघटित परमाणुओं की संख्या। विघटित परमाणुओं की संख्या उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई जितने n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। टी टाइम पर भाई कम एटम होंगे तो समय के साथ विघटन भी तो कम होगा।
विघटन को ही बोलते हैं डीके या डिसइंटीग्रेट बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं, जितने ज्यादा एटम्स होंगे, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उसमें उसका रेट ऑफ डीके भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, n होगा। माइनस का dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n होगा। ये बाबू जब हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है लैम्डा। क्या आता है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को बोलते हैं बच्चों डीके कांस्टेंट। लैम्डा को क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट। आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं खे। पहले रूल समझ लो, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। वही बात हमने बोली। मान लो किसी टी टाइम पर उसमें नंबर ऑफ एटम्स n है, तो t प्लस dt टाइम पर ये एटम्स इतने हो जाते हैं। इसका मतलब इतने एटम्स क्या हो गए, डीके हो गए, नष्ट हो गए। तो dn अपॉन dt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, n के। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, dn अपॉन में n माइनस का ये बाबू लैम्डा dt नहीं लिख सकते हो जी गुरुजी, लिख सकते हैं। सोचो, समाकलन करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन dn अपॉन में n माइनस का लैम्डा, ये बाबू dt का इंटीग्रल कर रहे हैं। अब तुम लोग जरा सोच कर बताओ, जीरो टाइम पर, ध्यान सुनना, जीरो टाइम पर मान लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, n नॉट। टी समय बाद, टी समय बाद इसमें कितने एटम्स रह गए, n एटम्स रह गए। तो इसका इंटीग्रल करोगे तो इसका इंटीग्रल होगा log n, बेस में e, अपर लिमिट में n तो लोअर लिमिट में क्या होगा, n नॉट, बराबर में माइनस का लैम्डा इंटू में क्या होगा, dt। जरा ध्यान से सुनना, dt का इंटीग्रल क्या होगा राजा, t, अपर लिमिट में t तो लोअर लिमिट में क्या होगा, 0। अब जरा देखो, log n माइनस का log n नॉट बेस में ही, n माइनस का log n नॉट बराबर में माइनस का लैम्डा, अपर लिमिट में t तो लोअर लिमिट में क्या, 0। अब जरा देखो, इसको लिख सकते हैं log n अपॉन में n नॉट, बेस में होगा e, बराबर में माइनस का लैम्डा t। कोई दिक्कत हुआ, log m माइनस n का फॉर्मूला। अब देखो, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, ये बाबू अगर एंटी लॉग लोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एंटी लॉग लोगे तो n अपॉन में n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी होगा, और n बराबर हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हो, यही रदरफोर्ड सोडी लॉ है, यही रदरफोर्ड सोडी लॉ है, ये रदरफोर्ड सोडी लॉ कहलाता है, ये इसका डेरिवेशन कहलाता है। याद रखिएगा, 2 से 3 मार्क्स का, 2 नंबर का तो मिनिमम फंस ही सकता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, बूझे कि नहीं बूझे, आराम से, जल्दीबाजी नहीं के करे के, समझे ना, हाँ, जल्दीबाजी नहीं के करे के, नहीं के करे के, नहीं के करे के। अब सबसे पहले तो तुम लोग समझो, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों, अर्ध आयु काल क्या होता है, समझना बच्चों। अर्ध आयु काल क्या होता है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा भाग विघटित होने में लगा समय कहलाता है अर्ध आयु काल। सोचो, इस पदार्थ की जीरो टाइम पर क्वांटिटी थी n0, लेकिन अगर आधा भाग चला गया तो बचेगा कितना, आधा भाग बचेगा ना। तो आधा पार्ट डिके होने में जितना टाइम टेक हो रहा है, उस टाइम को ही कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम। इसे टी हाफ या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे ना। मतलब जीरो टाइम में फाइनल मटेरियल ही इनिशियल मटेरियल था, लेकिन जैसे ही टाइम टी
लगा, मतलब हाफ लाइफ टाइम लगा, तो अब मटेरियल कितना बचा, एन नॉट बाई टी। कितना बचा, एन नॉट बाई। तो पूछा जा रहा है रिलेशन बिटवीन लेमडा डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन क्या होता है, इसी को कैपिटल टी भी कहते हैं बच्चों। तो आप सबसे पहले बताओ, अभी अभी पढ़े हो एन इज इक्वल टू में एन नॉट 1/2 की, सॉरी, एन इज इक्वल टू में एन नॉट ई की पावर माइनस का लेमडा टी। जरा सुनो, जब समय हाफ लाइफ टाइम के इक्वल हो जाएगा तो उस समय मटेरियल बचेगा कितना, आधा। वैल्यू पुट करो, एन नॉट बाई में 2 एन नॉट ई की पावर माइनस का लेमडा टी हाफ। अब जरा देखो, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, एकरा के नीचे भेजो ऊपर भेजो, पावर हो जाए पॉजिटिव, बराबर में हो जाएगा 2, दोनों साइड में लॉग लो, लॉग ई की पावर लेमडा टी हाफ बराबर में लॉग 2 बेस में बाबू ई होगी, हाई पावर के आगे लाओगे तो लेमडा टी हाफ लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर में log 2। ए बाबू हेकरा वैल्यू 1 होगी तो हेकरा के तो छोड़ दे जा, लेमडा टी हाफ बाबू, और हेकरा वैल्यू होता है 0.6932। तो अब देख टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.6932 अपॉन में लेमडा। बूझे कि नहीं बूझे, एक नंबर की बात होती है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, लेकिन एक एक चीज तो के तैयार होके के चाहिए, जल्दीबाजी नहीं के करे के, बुझे ना, बुझना तो पड़ेगा भाई। बहुत अच्छी बात। अब आगे की कहानी को समझते हैं बच्चों। अब बच्चों ये एवरेज लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ क्या होता है, औसत आयु काल किसे कहते हैं, औसत आयु काल, ध्यान से पढ़िए सभी लोग। औसत आयु काल कुछ नहीं, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु काल कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट इज कॉल्ड द एवरेज लाइफ टाइम। अब जरा देखो, अभी अभी तो पढ़ैले बानी 0.6932 बटे में टी हाफ, लेमडा की जगह ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लेमडा इधर लो, इसको इधर लो। अब जरा देखो टी हाफ के ऊपर भेज दो, 0.6932 इंटू में बाबू हो जाए टी हाफ, जब हेकरा के कैलकुलेट करब जा तो आएगा 1.44 टी इंटू में हाफ। बताओ बाबू लोग, औसत आयु काल और अर्ध आयु काल में रिलेशन निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। एक एक बच्चा बिल्कुल तगड़ा तरीके से पढ़ेगा, झगड़ा नहीं करेगा। बोलो एक बार देखा जा आया कि नहीं आया, देख लिए ना। यही है, मतलब इसी को कहते हैं अपना औसत आयु काल। अब चाहो, अब कुछ बच्चा लोग कह रहे होंगे कि डेफिनेशनों लिख दो, तो ये बाबू सुनो, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु काल कहते हैं। क्या, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु काल कहते हैं। समझल ना, यही है तरीका इसका, आसान होता है, बिल्कुल आसान। मात्रक प्रतिदिन समय है तो मात्रक दिन कहोगे, वर्ष कहोगे, कुछ कहोगे कह लो, बहुत बेहतरीन। आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए कहानी हिंदुस्तान की। आ जाओ बच्चों। अब एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। सर जी हिंदी में नहीं लिखे बाबू, भूल गए होंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर सक्रियता निकालेंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा। द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस,
द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर ही उसकी सक्रियता कहलाती है। ध्यान करो, जब हम रदरफोर्ड सोडी का नियम पढ़ रहे थे तो द रेट ऑफ डीके ऑफ नंबर ऑफ एटम्स dN/dt था कि नहीं था। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। dN/dt, जरा ध्यान से सुनिए लोग, dN/dt जो होता है वो ही सक्रियता कहलाता है। इसी को बच्चों हम लोग कहेंगे क्या, R कहेंगे। देखो लिखे हैं R बराबर dN/ में क्या, dt। किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु के क्षय होने की दर उस क्षण की उस पदार्थ की क्या कहलाती है, सक्रियता कहलाती है। ध्यान से सुन लो, मात्रक पूछा जाता है। इसका मात्रक क्यूरी होता है, रदरफोर्ड होता है, बैकुरल होता है, विघटन प्रति सेकंड होता है, डीके पर सेकंड कहोगे या डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड। बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड सोडी लॉ, आप सभी लोग जानते हो माइनस का dN/dt प्रोपोर्शनल टू n था। अब इसी को हम लोग एक्टिविटी कह रहे हैं, तो आप बताओ R बराबर लैम्डा n होगा कि नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बच्चों अच्छे अच्छे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, तगड़े तगड़े, तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। बोल क्लियर है सभी को? मन लगा कर पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है, दम लगा करके पढ़ना है। यह है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। बोलो यस सुनो। इसका मात्रक क्या होता है, ध्यान से सुन लो बच्चों, इसका मात्रक क्यूरी भी होता है। लो इसी की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी एंड रदरफोर्ड। क्यूरी भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी होता है। देखो एक क्यूरी बराबर होता क्या, पहले ये देखो, एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हो इसका, इसका मतलब समझ रहे हो, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में पर सेकेंड डीके होने वाले इतने एटम्स ही क्या कहलाएंगे, इसी को हम लोग 1 क्यूरी भी कहेंगे। यहां से यूनिट तो क्लियर कर लीजिए, क्यूरी भी होती है, रदरफोर्ड भी होती है, बैकरल भी होती है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी होती है। लेकिन समझने का क्या बात है, यहीं पर 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 क्यूरी। तो जरा ध्यान से सुनिए, द क्यूरी इज डिफाइंड सच दैट, द क्यूरी इज डिफाइंड सच दैट इफ 3.7 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 disintegration take place per second in a radioactive substance, then the activity of the substance is 1 curie। किसी पदार्थ की सक्रियता क्या होती है, पदार्थ की सक्रियता पदार्थ में 3.7 गुणे 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं, तो उस पदार्थ की सक्रियता क्या कहलाती है, 1 क्यूरी कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ की सक्रियता अगर 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड, में बार बार बोल रहा हूं 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन पर सेकंड। ये मेरे बाबू सुग्गा जरा ध्यान से देखो, 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होना चाहिए। किसका विघटन हो रहा है, परमाणुओं का विघटन हो रहा है, उसमें से लगातार अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल न्यूक्लियाइड क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। बात आई? वेरी गुड, क्लियर है। याद रखिएगा 1 क्यूरी बराबर दिस एंड 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और इसी को लिख सकते हो बैकरल।
इसी को क्या लिख सकते हो, बैकुलर। बहुत अच्छी बात है। अब जरा समझते हैं बच्चों, सॉरी, अब जरा बच्चों समझते हैं, जरा गौर करेंगे सही प्यारे बच्चे। अब अगर बात करें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर हम बात करें बच्चों ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक्चुअली में दिस इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। यह इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, प्रतिकण होता है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात है। इसका चार्ज, पॉजिट्रॉन का चार्ज, पॉजिट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के ही बराबर होता है। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, बस इसका नेचर पॉजिटिव होता है। पॉजिट्रॉन का मास वही होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, याद रखिएगा। तो वे, आप ऐसा भी बोल सकते हो, वे कण जिसका इलेक्ट्रॉन और जिसका आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के ही आवेश तथा द्रव्यमान के बराबर हो, ऐसे ही कण को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। ऐसा पार्टिकल ही पॉजिट्रॉन कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से पूछा जाता है इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन के समतुल्य ऊर्जा। अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल। मतलब अगर ए बाबू सुना तो सुना, अगर तो के लागत हो कि बोरिंग सा, तो ये बोरिंग सा टॉपिक नहीं है। जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, पॉजिट्रॉन के समतुल्य ऊर्जा। इसके लिए आप मास एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करो। E बराबर होता है बच्चों mc²। m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। c होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलो हमारे अल्लाह को आया कि नहीं आया? अगर इतना आया तो बहुत आराम से समझोगे आप लोग। आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ दो। आप बताओ m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का क्या होगा, होल ऑफ स्क्वायर। आप बताओ 9.1 इंटू 10⁻31, आप बताओ 9 इंटू 10⁻, बच्चे होगा 16। बोलो, आराम से, जल्दीबाजी ना करो। तो E बराबर 9.1 या फिर मल्टीप्लाई करो 81.9 इंटू 10⁻⁻15, आंसर आएगा बच्चों जूल में। ये बच्चों किसके इक्विवेलेंट एनर्जी है, ये पॉजिट्रॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी है। जरा ध्यान से सुनो, पॉजिट्रॉन के समतुल्य एनर्जी निकालना है। पॉजिट्रॉन के समतुल्य एनर्जी E बराबर 81 बट ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 81.9 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन में। आप जरा देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब जरा सुनिएगा, सॉरी, यहां पर पहले मैं आपको बता दूं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बच्चों होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। बहुत अच्छी बात है। 1.6 इंटू 10⁻⁻30 जूल होता है, तो जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। आप बताओ 81.9 इंटू 10⁻⁻15,
आप बताओ 1.6 इंटू 10⁻13 का डिवाइड करो, आंसर तुरंत मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कैलकुलेट करो, जो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग 10⁻², जिसे हम लिख सकते हैं 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्या एक एक बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बता दो। ये बोला जाता है, एक नंबर में आता है पॉजिट्रॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालो। ये पॉजिट्रॉन के इक्विवेलेंट एनर्जी है। ये पॉजिट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन को +1 बीटा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को जबकि इलेक्ट्रॉन को बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग -1 बीटा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बच्चे, ध्यान से और फोकस्ड होकर समझेंगे। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, ये युग उत्पादन क्या होता है। तो मैं बहुत वो बेहतरीन बात बोल रहा हूं, व्हेन एन एनर्जेटिक गामा फोटॉन, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, व्हेन एन एनर्जेटिक गामा फोटॉन, जरा ध्यान से सुनिए, जब कोई हाई एनर्जी का गामा फोटॉन किसी हैवी न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होता है, तो वो न्यूक्लियस उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अब एमिट होने वाले पार्टिकल, प्रोड्यूस होने वाले पार्टिकल दो हैं, दोनों ही एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, इसलिए इसे बोला जाता है पेयर प्रोडक्शन। युग उत्पादन क्या है, जब किसी भारी पदार्थ के नाभिक पर कोई गामा फोटॉन आपतित होता है, जब किसी भारी पदार्थ के नाभिक पर कोई गामा फोटॉन आपतित होता है, तो फोटॉन उसकी ऊर्जा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या, पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घटना को, इस क्रिया को ही हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इस घटना और इस क्रिया को ही हम लोग कहते हैं युग्म उत्पादन। इस घटना और इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, युग उत्पादन कहते हैं। तो आप जरा देखो, रिएक्शन दे सकते हैं, एक गामा फोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है। इस फिनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं क्या, पेयर प्रोडक्शन। नाम से पेयर माने जोड़ा। ये बाबू, न्यूक्लियस ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और न्यूक्लियस ने एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को क्या किया, प्रोड्यूस किया। देखो, प्रोड्यूस होने वाले पार्टिकल पेयर में है, इसलिए इसे पेयर प्रोडक्शन, युग में है, इसलिए इसे हम लोग युग उत्पादन कहते हैं। बोलो यस और नो, बात समझ में आनी चाहिए। हमने बोला जब कोई गामा फोटॉन, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई गामा फोटॉन किसी भारी पदार्थ के नाभिक पर आपतित होता है, तो पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को युग उत्पादन कहते हैं। उम्मीद होगी सभी बच्चे को आ गया। इसी तरीके से अगर आप युग उत्पादन पढ़ते हो तो इसी तरीके से युग विनाश भी होता है। नाम से लग रहा है युग विनाश। पेयर एनिलेशन क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। नाम से लग रहा है पेयर एनिलेशन, एनिलेट हो जाएंगे, मीन्स कहने का मतलब युग विनाश। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में जब रिएक्शन करते हैं बच्चों, आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमको दो गामा फोटॉन के इक्वल क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में क्रिया करते हैं तो हमको दो गामा फोटॉन मिलते हैं। अब कह दो सर जी यहां पर भी तो पेयर प्रोडक्शन होता है। बेटा पेयर प्रोडक्शन से पहले जरा देखो, यहां पर पेयर एनिलेट हो रहे हैं, इसलिए इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म विनाश। बहुत अच्छी तरीके समझिए, हमने बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में, देखो, whenever an electron and positron comes very close to each other, then they are annihilate each other by combining together. Then two gamma photons are produced. This phenomena is called pair annihilation. Very good.
ये हमारी रिएक्शन -1 बीटा 0 एंड +1 बीटा 0 क्या प्रोड्यूस करके दे रहे हैं? 2 गामा फोटॉन, 2 गामा फोटॉन, गामा फोटॉन, गामा फोटॉन। बोलो क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई है कि नहीं आई है? जी गुरुजी आगे। ए बाबू अगर आगे तो चुपचाप हमारी बात को समझेंगे, जरा मेरी बात को समझेंगे बाबू। आप सभी लोग जानते हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसी न्यूक्लियस को बनाता है तो उस न्यूक्लियस का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास तथा न्यूट्रॉन के मास के सम से हमेशा कम होता है। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटॉन हमारा 6 ग्राम का है, न्यूट्रॉन हमारा 4 ग्राम का है, जब दोनों मिलकर किसी न्यूक्लियस को बनाते हैं तो हमारे न्यूक्लियस का मास मान लो यहां पर 9 ग्राम है। अब आपको नजर आ रहा है 6 और 4 जब दोनों एक दूसरे से क्रिया करके किसी न्यूक्लियस को बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास हमेशा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मास के सम से हमेशा कम आता है। इस डिफरेंस को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। बोला जा रहा है जरा देखो, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग या जिसे हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, न्यूक्लियॉनों के द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। द्रव्यमान में आए इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस इज मोर देन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस डिफरेंस ऑफ मासेस इज नोन एज मास डिफेक्ट। बोलो भाई, आप उल्टा भी बोल सकते हो ना, किसी नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से हमेशा कम होता है। उल्टा भी बोल सकते हो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से सदैव ज्यादा होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बोलो मेरे मुन्ना, एक एक बात को समझना है मुन्ना। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला देना चाहे तो देखो कैसे दे सकते हैं मास डिफेक्ट का। अगर मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बना सकते हो आप लोग भाई, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ क्या होगा? न्यूक्लियस। भाई मैंने बोला ना, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियस से क्या होता है? ज्यादा होता है मेरा राजा। तो डेल्टा एम बराबर एमपी प्लस एमएन माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस। बोलो यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे समझते हैं। आगे समझने का क्या मतलब है जरा ध्यान से सुनिएगा। एटम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रिवॉल्यूशन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जरा सोच कर बताओ बच्चों, पूरा एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मास से मिलकर बना होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेलिजिबल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब अगर हम एक फॉर्मूला और दे दें, मास ऑफ एटम, परमाणु का द्रव्यमान बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा नीचे आ जाओ मेरे सुग्गा। अगर मास डिफेक्ट निकालना चाहते हो तो एक और फॉर्मूला दे रहे हैं, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? वही नीचे लिखा, तुम 10 बार पढ़ो, बस हमको समझाना है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, इतनी बात एक एक बच्चा लोगन को क्लियर है कि नहीं? बस हमको इतना बता दो, बात खत्म हो जाएगी।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सवाल उठता है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर जी ये मास गया कहां? मतलब अगर 10 ग्राम, सॉरी 6 ग्राम प्लस 4 ग्राम, 10 ग्राम से अगर 9 ग्राम बन रहा है तो ये 1 ग्राम गया कहां? तो 1 ग्राम तो जल गया होगा, डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, डिके हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा। और अगर जितना मास डिके हो रहा है उसके इक्विवेलेंट लगातार क्या निकल रही होगी? एनर्जी। क्या नजर निकल रही होगी? एनर्जी। अब वो एनर्जी कैसे निकलेगी आओ जरा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। आप सभी लोग जानते हो हर एक सब्सटेंस कई सारे एटम से मिलकर बना होता है। हर एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूं, व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन टुगेदर इन द न्यूक्लियस, जब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो क्या होता है? इससे कुछ ना कुछ मास की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। बोला जा रहा है एन अमाउंट ऑफ डिसअपियर, दिस डिसअपियर मास रिपेयर्स एज इक्विवेलेंट एनर्जी। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब किसी न्यूक्लियस को बनाते हैं तो इतना तो पता चल गया कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान में कमी हो जाती है। तो द्रव्यमान गया कहां? उसके इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, और उस एनर्जी के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या रहते हैं? बाइंड रहते हैं, बंधे रहते हैं। बोलो यस और नो। और इस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बोलो, लिखा है? अरे लिख जा। विच इज लाइब्रेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, it is due to this energy that proton and neutrons remains bounded in a nucleus. Conversely, an amount of external heat is required to break the nucleus into proton and neutron. भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रहने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलती है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस को बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट हो जाता है, वो एनर्जी निकलती, उस एनर्जी के कारण वो आपस में बंधे रहते हैं। अगर आपको उनको अलग अलग करना है तो जितनी एनर्जी एमिट हो रही है उसी एनर्जी के इतना अगर आप इक्वल एनर्जी दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लिखा है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है तथा इसके तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं। नाभिकों को पुनः प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में तोड़ने के लिए ठीक कितनी ही बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे ही नाभिक की क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। बोलो, सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना बताओ। आ गई? अब देखो, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हो तो ये दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? E बराबर होता है बच्चों डेल्टा MC स्क्वायर। ध्यान से रखिएगा, आंसर किस में आएगा? जूल में, लेकिन डेल्टा M किलोग्राम में होना चाहिए। इसका एक और आ जाएगा आंसर, पढ़ा चुके हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो डेल्टा M इंटू 931 लिखो, क्योंकि एक AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बस फर्क यह है कि यहां से आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और यहां पर डेल्टा M किस में होना चाहिए? AMU में। या तो आप ये लगा लो या तो आप ये लगा लो, दोनों सही है, दोनों ही सही है। जहां से निकल, बस फर्क इधर है, उसमें आंसर जूल में आ रहा है और जूल से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप सभी लोग जानते हो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? वही फार्मूला लिखा है, डेल्टा M जब किलोग्राम में हो तो ये, जब डेल्टा M AMU में हो तो ये।
क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? अब चलते नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक अपना न्यूक्लियर, अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से कंसंट्रेट भी रहना है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? आ जाओ फिर, आ जाओ, बिना सोचे बिना समझे तगड़े तरीके से समझना पड़ेगा आपको। जानो हम क्या बोल रहे हैं। नाभिकीय विखंडन नाम से लग रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। जब किसी भारी पदार्थ के नाभिक पर, जब किसी हैवी न्यूक्लियस पर कोई एनर्जेटिक, काफी एनर्जेटिक गामा फोटोन इंसिडेंट होता है, जो कि उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसको बाइंड करके नहीं रख सकते थे, मतलब उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकते थे, इसका मतलब वो टूटेगा। मतलब जैसे 92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन को छोड़ा जाता है, तो हम देखते हैं वो 56 Ba 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92, साथ में 3 न्यूट्रॉन और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। सुनना, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर, जरा ध्यान सुनना, ये बाबू समझ में आ रहा है ना? हाँ, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई बहुत बड़ा नाभिक, जब कोई बड़ा नाभिक अपने से छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स, डिसइंटीग्रेट्स into or more lighter nuclei called the nuclear fission। बोलो या सुनो। मैंने एग्जांपल दिया कि अगर देखो एक 92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराओगे तो 36 क्रिप्टॉन, 56 Ba, साथ में न्यूट्रॉन, साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। आपको नजर आ रहा होगा, देखो एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट गए, बिखर गए। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं बच्चों नाभिकीय विखंडन। बोलिए, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? सभी बच्चों को? यस, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब बच्चों समझते हैं क्या होता है नाभिकीय संलयन। नाम से लग रहा है संलयन, संलयन का मतलब जोड़ना। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब 2 और मोर न्यूक्लियाई एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और मिलकर एक लार्ज न्यूक्लियस बना देते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल नाभिकीय संलयन, अगर 1H2 प्लस 1H2 ऐड करते तो आप बताओ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक हीलियम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? देखो, जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बोलो यस सब। When 2 or more lighter nuclei moving at a very high speed are fused together to form a signal nucleus, then the process is known as nuclear reaction। जब 2 या 2 से अधिक नाभिक एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है? वो एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, साथ में बच्चों एनर्जी भी निकलेगी। अगर एक प्रोटॉन में एक प्रोटॉन में एक ट्राइटॉन मिक्स कर दो तो भी 2He4 बनेगा, साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। अगर ध्यान सुनिएगा, अगर 4 प्रोटॉन मिल जाए, अगर 4 प्रोटॉन मिल जाए तो साथ में बनेगा 2He4, साथ में बनेगा 2 पॉजिट्रॉन और साथ में निकलेगी क्या? एनर्जी। साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बोला? देखो 4 प्रोटॉन मिल रहे, बैलेंस होगी, बैलेंस होने में टेंशन नहीं है आपको। 2 पॉजिट्रॉन में निकलेंगे, साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी। देखो 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण कर रहे हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय
संलयन। बोलो सभी लइका लोगन को बात आई कि नहीं आई? उम्मीद है आ रही होगी। बहुत अच्छे बच्चों, बात समझ में आई सभी को? वेरी गुड। आगे की कहानी समझते हैं बच्चों। नाभिकीय संलयन के बाद आपको हम बताने जा रहे हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। हा समझो क्या होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सही प्यारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। देखो सूर्य की ऊर्जा को समझाने के लिए बहुत सारे रूल कंडीशन सब कुछ दिए गए, लेकिन फाइनली ये बता दिया गया कि जो सन होती है उसके अंदर जो फिनोमिना होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की होती है। और अभी अभी आप लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा भी, तो ये फिनोमिना क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन की होती है। ठीक है, आराम से पढ़ना, जल्दीबाजी बिल्कुल ही मत करना। अब आगे समझो। न्यूक्लियर फ्यूजन के अलावा जरा ध्यान सुनिएगा सही बच्चे, क्या हमने बोला कि सन की जो एनर्जी निकलती है वो कहां से निकलती है? तो उसके अंदर एक फिनोमिना बताया गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब यह नाभिकीय संलयन की क्रिया है। किसकी क्रिया है? नाभिकीय संलयन की क्रिया है। बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान से सुनो, नाभिकीय संलयन क्या होता है? अब बताया गया कि सूर्य के अंदर बहुत हाइड्रोजन जुड़ते हैं। कई हाइड्रोजन जुड़ने से बताया गया, देखो नाभिकीय संलयन क्या हुआ, कई हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बना? हीलियम। दैट मीन्स ये फिनोमिना किसकी है? न्यूक्लियर फ्यूजन की फिनोमिना है। इससे एनर्जी एमिट होती है। उस एनर्जी को समझाने के लिए बच्चों, उस एनर्जी को समझाने के लिए पता है दो साइकिल, दो चक्र प्रस्तुत किए गए। पहला जो चक्र था वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहलाया। कौन सा चक्र कहलाया? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। बच्चों ये जो था इसमें कई हाइड्रोजन से हीलियम बनते थे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, और इसके 3 स्टेप होते थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 मार्क्स का आ सकता है। पहले स्टेप में 2 प्रोटॉन जुड़कर एक ड्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। रिएक्शन आप लोग देखते रहेंगे, बैलेंस रहेगी। ठीक, ध्यान सुनिएगा। फिर जो ड्यूट्रॉन बनता है वो प्रोटॉन के साथ फिर से ऐड होकर 2He3 का मॉलिक्यूल बनाता है। 2He3 का मॉलिक्यूल 2He3 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर बच्चों एक हीलियम एटम प्लस देखो 2He4 प्लस 2 प्रोटॉन का निर्माण करता है। देख लो, रिएक्शन सारी बैलेंस होंगी, वो आपको देखना है, मुझको नहीं। क्या मैंने बोला? देखो ये कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। पहले में क्या होता है? 2 प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं। फिर ड्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ फ्यूज होता है और फिर बनाता है 2He4, और 2He3 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर बच्चों एक हीलियम एटम और 2 प्रोटॉन फिर से बनाता है। देखो ये साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है। फिर 2 प्रोटॉन बने, फिर 2 प्रोटॉन की क्रिया स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छी बात है, अब समझो। बहुत अच्छा। अब हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 का, सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर इक्वेशन नंबर थर्ड में ऐड कर दे। चलो किया जाए, पहले मल्टीप्लाई करो ना।
इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 2 2। अब अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे दूसरे कलर से कर देना, बाबू को दिखना भी तो चाहिए। 2 2 2 2 2 2 2 2 2। चलो कर दिया। अब देखो आराम से रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के 2NH1 राइट हैंड साइड के 2NH1 को कैंसिल करेंगे। राइट साइड के 2He3 लेफ्ट साइड के 2He3 को कैंसिल करेंगे। लेफ्ट साइड के 2NH2 राइट साइड के 2NH2 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आप बताओ ये कितने 1H1 बचेंगे, 4। बोलो ये 4 प्रोटॉन मिलकर देखो, एक हीलियम 2 पॉजिट्रॉन 2 पॉजिट्रॉन और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। बात आई की गई है, बात आई की गई है। आराम से सुनो बच्चों, बात आई है की गई है। 1H1 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 दिस गिव्स 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस की एनर्जी। बात समझ में आई है कि गई है? मैं बार बार बोलूं, मैंने बोला सूर्य की ऊर्जा को समझाने के लिए कई सारे मत प्रस्तुत किए गए, परंतु वास्तव में बच्चों बताया गया कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। कई हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, अर्थात इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण इसमें एनर्जी मुक्त होती है। उस मुक्त ऊर्जा को समझाने के लिए 2 साइकिलें प्रस्तुत की गई। एक साइकिल प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल थी और एक साइकिल क्या थी, कार्बन कार्बन साइकिल थी। एक साइकिल प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, एक साइकिल कार्बन कार्बन साइकिल। ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होती है, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। दो प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ फिर से रिएक्शन करता है, 2He3 के मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2He3 के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक हीलियम और 2 प्रोटॉन बनाते हैं। दोनों तीनों ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के सामने आंसर है, और ये आंसर कहीं ना कहीं हम बता चुके हैं। कहां बता चुके हैं, यहां पर। बोलो अगली साइकिल कौन कौन सी है, कार्बन कार्बन साइकिल। ए भाई भैया इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि वो 3 स्टेप में होती थी, तो ये क्या होती थी, 6 स्टेप में। अब तुमको 6 स्टेप रटने में दिक्कत होगी, तो आपका जो जय भैया है ना, उसने एक ट्रिक बनाई है, बस कोनो लड़की के सामने ये गाना मत गाना, गाओगे ना तो भैया बड़ा दिक्कत होगी। तो जितने बच्चे यहां तक पहुंचेंगे वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर इस ट्रिक को लिखेंगे हिंदी में। क्या, सुन सुन ओ नयन सी, क्या, सुन सुन ओ नयन सी। देखो करने का तरीका 6 स्टेप में तुमको सिखाता हूं। देखो बच्चों, इसमें 7 वर्ड हैं, आप देख रहे होंगे CN। आप देखो मिस 7 अल्फाबेट है, सॉरी वर्ड बोल दिया, 7 अल्फाबेट्स हैं। अब यार हमको ये 6 स्टेप किए, देखो कैसे बनाते हैं। पहले सुन, फिर से सुन ओ नयन। पहले हमने इधर के 6 अल्फाबेट्स लिख दिए और सब में बना दिया दिस गिव्स दिस गिव्स दिस गिव्स दिस गिव्स। बेकार लगता है भाई यार। देखो जरा CN CN ओ नयन C, सब में बनाओ दिस गिव्स दिस गिव्स दिस गिव्स दिस गिव्स दिस गिव्स दिस गिव्स। अब देखो जब तुम इधर के 6 वर्ड लिखोगे तो लास्ट वाला C छूट जाएगा, और जब तुम इधर के बच्चा लिखना तो पहला वाला C छोड़ देना। तो कहां से स्टार्ट होगा, CN ओ नयन C।
ये 6 स्टेप में होता है ना, तो ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया था। बात समझ में आई? करना सीखे। पहले जब इधर के लिखोगे तो लास्ट वाला सी छोड़ दो, और जब इधर के लिखोगे तो पहला वाला सी छोड़कर लिखो। अब सुनो, 2 का 5 क्या याद करोगे? 2 का 5, दूसरे और पांचवे में प्रोटॉन नहीं जोड़ना है। दूसरे और पांचवे में प्रोटॉन नहीं जोड़ना है, और जिसमें नहीं जोड़ा है उसमें क्या निकाल देना है? पॉजिट्रॉन। हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हमने बोला था ना, मस्त तरीके से पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई सभी को? बहुत मस्त तरीके से पढ़िए। क्या हमने बोला ये 6 स्टेप में होता है? सुन ओ नैंसी बोला मैंने, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला। जब इधर के वर्ड लिखो तो लास्ट वाला सी ना लिखना, जब इधर के वर्ड लिखना तो पहले वाले सी ना लिखना। जरा ध्यान से सुनना, क्या जरा गौर करेंगे सही बच्चे। इधर लिखेंगे 6C12। हमने बोला 2 का 5, दूसरे और पांचवें में प्रोटॉन नहीं जोड़ना है, जिसमें प्रोटॉन नहीं जोड़ा उसमें पॉजिट्रॉन निकाल दो, रिएक्शन हो गई। कार्बन 6C12 से स्टार्ट होगा, 6C12 पर खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, हीलियम, तो हीलियम लास्ट में निकाल दो, बस बात खत्म। बोलो, क्लियर? अब देखो सॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13। कोई दिक्कत? वही यहां लिखो 7 और 13। 7 और 13 में 1 निकल गया तो 6C13, वही यहां लिखो 6C13। 6 में 1 जोड़ोगे 7, 12 में 1 जोड़ 13 में 1 जोड़ोगे तो 14 होगा, वही यहां लिखो 7 और 14। 7 में 1 जुड़ेगा तो 8, 15 में 1 जुड़ेगा तो 14 है ना। देखो 13 में 1 जुड़ेगा 14, वही यहां लिखो 7 और 14। 7 में 1 जुड़ेगा 8, 14 8 15, वही यहां लिखो 8 और 15। इससे एक पॉजिट्रॉन निकल गया है, तो पॉजिट्रॉन निकलेगा तो 7 और 15। 7 और 15 में 6C12 निकालो तो साथ में निकलेगा 2He4। ये 6 स्टेप बन गए, और 6 स्टेप को आप क्या कर दो, जोड़ दो। बैलेंस है, बैलेंस है भैया, बैलेंस है। ये 7 और 14 था बच्चों, 7 और 15 सॉरी। देखो 7 1 8, 6 2 8, 15 1 16, 12 4 16, ठीक है। सारे इक्वेशंस को जोड़ दो, ये इसको कैंसिल करेगा। आराम से समझना, ला पिंकी को बुलाते हैं। दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस, दिस से दिस, दिस से दिस, दिस दिस दिस, दिस दिस दिस। कितने 1H1 बचेंगे? 4 1H1, साथ में क्या बचेगा? एक पॉजिट्रॉन, सॉरी 2He4 बचेगा, साथ में 2 पॉजिट्रॉन, और साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा। और इस तरीके से देखो कई हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, और हीलियम के साथ अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं। ये 2-2 नंबर की रिएक्शंस आती है, जिसको हम ट्रिक से बता दे रहे हैं। बोलो, क्या इतनी बात एक एक बच्चे को क्लियर हुई कि नहीं हुई? होनी तो चाहिए बच्चों, होनी तो चाहिए। तो आइए बच्चों, हमने कंप्लीट क्या किया है? न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट किया है। होमवर्क के तौर पर फुल रिवाइज करिए, फुल रिवाइज, मजा आएगी आपको। अगर फुल रिवाइज कर रहे हो तो मजा आएगी। तो ये है अपना छोटा सा मुन्ना सा बाबू सा चैप्टर, जिसकी उम्मीद है एक एक पॉइंट को आपने बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ करते दिमाग में बैठा लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम होगा और हमारी फिजिक्स क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी पढ़ लिया लो और कोनो प्रॉब्लम है तो हमसे बोल दी हेलो। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर मिलते हैं। लेकिन जितना बच्चा सुनो सुनो ओ नैंसी तक पहुंचेगा वो सभी बच्चा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेगा सुनो सुनो ओ नैंसी। मोहल्ले में मत चिल्लाइए लो, मैं तो पता चले होने से कोनो गुम्मा मारा था, कोनो होने से ईटा पत्थरा मारा था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर, तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार है, जय हिंद।